गुड आफ्टरनून। बोलो क्या डाउट्स। जी, डाउट्स बताइए आप। जिम तो किया था एक बार तो पूरा किया, ठीक है। 40, 41, 43। एक मिनट, पीडीएफ देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 क्या है। द bob of a simple pendulum of mass and execute oscillation with energy E। सिंपल पेंडुलम है और इसकी एनर्जी जो है, सिंपल पेंडुलम की जो एनर्जी है वो ई है। एट इनिशियल इंस्टेंट इट इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन। इनिशियली कहाँ पे है, तो ये मान लेता हूँ मैं मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। ये किसी एक एक्सट्रीम पोजीशन पे यहीं पे मान लेते हैं। वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन इट्स लीनियर मोमेंटम आफ्टर अ फेज चेंज ऑफ पाई बाय 6 रेडियन टेक्स प्लेस विल बी। तो पाई बाय 6 का फेज चेंज हो गया, पहले यहाँ पे था तो कहीं यहाँ पे आ गया होगा। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक वो कितना एंगल कवर किया होगा, पाई बाय 6 कितना एंगल कवर किया होगा, तो पाई बाय 6 कवर किया होगा, है ना। तो बेसिकली आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो अपने को मोमेंटम आ जाएगा। मोमेंटम को ई से लिख लेते हैं। ई की वैल्यू क्या होगी उसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे टोटल एनर्जी ई है, तो टोटल एनर्जी को आप बोल सकते हैं, टोटल एनर्जी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर। या इसी को आप बोल सकते हैं ई इक्वल्स टू हाफ के को एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यही होगी, है ना। एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी फाइंड करेंगे, अगर मैं सर्कुलर मोशन बना लूँ ऐसा, यहाँ पे एक्सट्रीम में इसको x इक्वल्स टू 0 मान रहा हूँ, ये एक्सट्रीम मान रहा है x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू माइनस a। तो यहाँ से ये एक्सट्रीम पे, यहाँ से ये इस साइड मूव कर रहा है, किसके टुवर्ड्स, मीन पोजीशन के टुवर्ड्स। तो मैं हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मानता हूँ, अज्यूम करता हूँ कि पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ से ये यहाँ पे आया होगा, तभी तो फेज चेंज हुआ ना पाई बाई 6 का। तो पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो v इक्वल्स टू ओमेगा ए। बट मुझे कौन सा कंपोनेंट चाहिए, मुझे एक्स कंपोनेंट चाहिए ना। एक्स कंपोनेंट तो इसका ये होगा, तो ये पाई बाय 6 है तो ये भी पाई बाय 6, ये पाई बाय 6 है तो ये पाई बाय 3, है ना। ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 हो गया, तो वी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा ए कॉस पाई बाय 3। ओमेगा ए कॉस पाई बाय 3 मतलब ओमेगा ए कॉस पाई बाय 3 इज 1/2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा ए बाई 2। तो वेलोसिटी ये वही ओमेगा ए बाई 2। तो मोमेंटम क्या आ जाएगा, वेलोसिटी हो गई तो मोमेंटम क्या आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम इज m इंटू वी एक्स। एक्स डायरेक्शन में ही पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, हमेशा यहाँ पे आया तो वही है वी एक्स, ये तो मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो m इंटू वी एक्स की वैल्यू क्या है, ओमेगा ए बाई। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये m ओमेगा ए है, तो यहाँ से देखो m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो आप ओमेगा ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, ओमेगा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2e/m अंडर रूट, 2e/m अंडर रूट। तो यहाँ से इस रूट के अंदर जाएगा तो m²/4 2e/m। देखो एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 टाइम्स में जाएगा, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, me/2। मोमेंटम कितना हो जाएगा, me/2।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया हुआ है, टू सिंपल पेंडुलम। तो यहाँ से फेज चेंज हुआ कितने का, पाई/6 का, मतलब ये यहाँ पे आया होगा तो ये कितना एंगल कवर किया होगा, पाई/6। ये समझ में आना चाहिए। तो इसकी जो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो तो हमेशा मैक्सिमम होगी, बट ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल की तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी देखोगे ना, तो पार्टिकल जब ये यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी जो होगी टेंजेंशियल, यहाँ पे होगी तो ऐसे टेंजेंशियल, यहाँ पे होगी तो ऐसे टेंजेंशियल, यहाँ पे होगी तो ऐसे टेंजेंशियल। बट हमेशा एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी देखना है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इसी डायरेक्शन में, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और होनी भी चाहिए ना, ये कौन सा एक्सट्रीम पोजीशन है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाती है, वेलोसिटी ऑफ, है ना, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एट एक्सट्रीम पोजीशन वुड बी 0। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया हुआ है, टू सिंपल पेंडुलम ऑफ टाइम पीरियड, एक का टाइम पीरियड दिया हुआ है 3 सेकंड, सेकंड का टाइम पीरियड दिया हुआ है 5 सेकंड रेस्पेक्टिवली, स्टार्ट ऑसिलेटिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम देयर मेन पोजीशन, व्हाट इज द मिनिमम टाइम elapsed बिफोर व्हिच दे ऑसिलेट विद सेम फेज। अब बोला है कि ये सेम फेज से ऑसिलेट करेगा, तो सेम फेज से ऑसिलेट करने का मतलब है कि सेम फेज में आ जाएगा, है ना। सेम फेज में आने का मतलब ये हो गया आपको कि आप क्या करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए ये ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, क्वेश्चन टू सिंपल पेंडुलम ऑफ टाइम पीरियड इतना स्टार्ट ऑसिलेटिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम देयर मेन पोजीशन, यहीं पे मेन पोजीशन है, तो सिंपल पेंडुलम है, तो किसी का जो है लेंथ ग्रेटर होगा, किसी का स्मॉलर होगा, कुछ ऐसा रहा होगा। जिसका लेंथ क्या है, टाइम पीरियड क्या होता है 2 एल की वैल्यू अगर स्मॉलर होगी तो टाइम पीरियड स्मॉलर होगा, एल की वैल्यू ग्रेटर होगी टाइम पीरियड ग्रेटर होगा। तो ये थोड़ा फास्ट मूव कर रहा होगा क्योंकि टाइम पीरियड इसका क्या है, कम है, थोड़ा फास्ट मूव कर रहा होगा, ये थोड़ा स्लो मूव कर रहा होगा, ये थोड़ा स्लो मूव कर रहा होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, वही देखना है कितने टाइम के बाद। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, थीटा तो हमेशा सेम होगा ना यार, दोनों के थीटा का, सॉरी थीटा नहीं, ओमेगा, थीटा की बात नहीं कर रहे, ओमेगा, उससे भी आप इसको लीनियर एसएचएम की तरह भी ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप लीनियर एसएचएम की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर एसएचएम से भी करोगे ना तो आंसर आ जाएगा। बट आप अगर ऐसा थीटा लेके सॉल्व करोगे कि इतना टाइम में ये इतना एंगल कवर कर रहा है, तो उससे भी आंसर आ जाएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा। बट देख लेते हैं अपन, यहाँ टाइम इतना दिया हुआ है तो दोनों का ओमेगा फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सेम फेज में आने का मतलब थीटा तो सेम रहेगा ना, सेम फेज में आने का मतलब थीटा सेम रहेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, और एक को रेस्ट में भी ले आएंगे अपन, क्या होगा, एक को रेस्ट में भी ला सकते हैं, देख लेते हैं अपन क्या आएगा। ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा 1 इज 2π/t1, देख लेते हैं इससे क्या होता है, 2π/3, ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है 2π/5, 2π/t2 मतलब 2π/5, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे ओमेगा फाइंड करिए आपसे, अगर आप रिलेटिव से फाइंड करना चाहते हैं तो उससे भी आ जाएगा, बट अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करो, ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो ये 3 सेकंड लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में, आने में, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में, फिर आने में, तो 3 सेकंड लगेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना सेकंड लगेगा, 3/4, 3/4 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, कितने सेकंड, 3/4, और ये यहाँ से अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जब जाएगा तो इसको कितना टाइम लगेगा एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में, तो ये 3/5 लगेगा, सही लिखा ना, है 3/5 नहीं, 5/4, 5/4। तो जब ये वापस आ रहा होगा ना यहाँ पे, जब ये वापस, समझो इसको, जब ये वापस आ रहा होगा और ये इस साइड जा रहा होगा, तभी दोनों फेज में आएंगे, उसी टाइम पे दोनों किस में आएंगे, फेज में आएंगे। अगर इसका मतलब ये अगर एंगल, ये नहीं, एक मिनट रुक जाओ यार, ठीक है। तो आप देखो ये क्योंकि ये फास्ट है, ये जाएगा वापस आएगा, और ये इस साइड जा रहा होगा तभी फेज में आएगा, तभी फेज में आएगा। फेज में आने का मतलब जरूरी नहीं कि ये यही लाइन हो या ये सेम फेज, सेम फेज में आने का मतलब जब क्वेश्चन में बोल दिया जाए सेम फेज, सेम फेज का मतलब, सेम फेज की मीनिंग क्या हो जाएगी, दोनों अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है
तो ये पार्टिकल भी इस डायरेक्शन में जाएगा, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये पार्टिकल भी इस डायरेक्शन में जाएगा। सेम फेज की मीनिंग ये होगी। तो अगर मान लो ये पार्टिकल यहाँ पे गया, वापिस ऐसा आया, वापिस ऐसा आया, इसका मतलब क्या होगा, अगर वापिस ऐसा आया तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा और ये इस डायरेक्शन में जाएगा, कभी सेम फेज में होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो आपको देखना पड़ेगा कभी आएगा सेम फेज में। तो उससे ज्यादा बेटर क्या है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थीटा ज्यादा बेटर। एक को मैं रेस्ट मिला देता हूँ, एक को रेस्ट मिलाएंगे तो सेम फेज में आने का मतलब क्या होगा, सेम फेज में आने का मतलब ये हो गया कि ये यहाँ से गया, वापस यहाँ पे आया, फिर वापस गया और फिर वापस आया। मतलब कितना एंगल, अगर लीनियर एसएचएफ पे देखेंगे, ये पार्टिकल यहाँ से गया, वापस ऐसा आएगा, फिर यहाँ से आया, फिर तो सेम फेज में होगा। तो किस में होगा, सेम फेज में। मतलब कितना एंगल कवर करेगा, यहाँ से यहाँ तक π/2 हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक π/2 हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक π/2, फेज की बात कर रहे हैं, π/2 हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक π/2, 2π एंगल कवर करेगा। तो एक को रेस्ट मिलाओ और दूसरे को मोशन, मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी दूसरे को दे दीजिए, इसकी एंगुलर वेलोसिटी आप दूसरे को दे दीजिए। तो सबसे ज्यादा बेटर है ऐसे ही सॉल्व करना है इसको, ओमेगा रिलेटिव, ये हो जाएगा ω1 माइनस ओमेगा। एक को रेस्ट मिला दिया तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2π/3 माइनस 2π/5, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5 मतलब 10π, और ये हो जाएगा 6π मतलब 4π/15 आ जाएगा। और कितना एंगल कवर करेगा ये, 2π का, 2π का एंगल कवर करेगा। ओमेगा तो कांस्टेंट होता है, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, कितना टाइम लगेगा उसको एक को ऐसे जाने में, 2π/ω रिलेटिव, ये हो जाएगा 2π/4π/15। तो इससे 2 टाइम्स में जाएगा तो 15/2 आ जाएगा। आपका आंसर 7.5 आ जाना चाहिए, आपका आंसर 7.5 आ जाना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, सेम फेज, है ना। सेम फेज का मतलब ये होगा, नहीं तो मैं सोच रहा था ऐसे सॉल्व कर देता, क्योंकि सेम फेज मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, या तो चाहे इस साइड या इस साइड, बट सेम डायरेक्शन होगा। बट ये वापस जब इस साइड आएगा और ये इस साइड जा रहा होगा तो सेम फेज में होगा नहीं, तो उससे ज्यादा बेटर है आप एक को रेस्ट में लाओ और ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो। ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करो, सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 43, a simple pendulum with length L and mass m of the bob is vibrating with amplitude A, then the maximum tension in the string। देखो जब भी टेंशन मैक्सिमम होगा, टेंशन कभी मैक्सिमम होगा, बॉटम पे हमेशा टेंशन मैक्सिमम होता है। कहाँ पे, बॉटम पे। क्यों होता है मैक्सिमम, क्योंकि mg सीधा टेंशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा यहाँ पे, है ना। वेलोसिटी कुछ होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये इस साइड रिलीज किया था, यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी भी, है ना। तो ये आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे टेंशन हमेशा कभी आएगा, ये मेन पोजीशन पे टेंशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आप कर देखेंगे तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम इंटू ए सी, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा ये। तो टी को आप क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा एम जी प्लस एम इंटू ए सी। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा एम जी प्लस एम। ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए सी हो जाएगा आपका वी स्क्वायर बाय एल, है ना। ये एल अगर लेंथ है तो वी स्क्वायर बाय एल आ जाएगा। अब एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, तो जब ये यहाँ पे आएगा, जब ये यहाँ पे आएगा इस पोजीशन पे, तो उस केस में इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाना चाहिए, मैक्सिमम। मतलब एम्पलीट्यूड मतलब वी मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड नहीं, वेलोसिटी मीन पोजीशन पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो इसको मैक्सिमम कर देते हैं, वेलोसिटी को क्या करते हैं, मैक्सिमम कर देते हैं। तो टी की वैल्यू हो जाएगी एम जी एम इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, या ए सी को लिख सकते हैं क्या, सही लिखा ना यहाँ से, वी स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा स्क्वायर आर एल बाई जी, या इसको मैं ओमेगा स्क्वायर एल लिख देता हूँ, उससे कुछ जाएगा क्या, नहीं जाना चाहिए ना। ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, के बाई ओमेगा स्क्वायर इज जी बाई एल ना। इज ओमेगा आर, गलत लिखा था कहीं पे मैंने, ओमेगा स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाई आर सही लिखा ना, वी स्क्वायर रहेगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एल, हाँ ओमेगा एल सही है ना, ये एम ओमेगा स्क्वायर एल, ये हो जाएगा एम ओमेगा इज अंडर रूट जी बाय ए, जी बाय एल, सॉरी ए नहीं एल, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, एम बी स्क्वायर ओमेगा इज तो टाइम पीरियड ही होगा ना, ओमेगा इज अंडर रूट जी बाई एल,
बट एल एल तो कैंसल आउट हो जाएगा, बट आंसर तो आता था एल इसमें, मैक्सिमम टेंशन बोला है ना। तो अब मिस्टेक हो रहा है, सही है। हम्म, हम्म। अगर मैं वी फाइंड करूँ तो आएगा क्या मुझे यहाँ से भी? क्योंकि रुको एक मिनट, वी फाइंड करते हैं यार। टी की वैल्यू तो यही होगी, तो टी इक्वल्स टू जाएगा एम जी, दिया हुआ है एम जी प्लस एम इंटू वी स्क्वायर बाई एल। एक बार मैं वी फाइंड करता हूँ, देखता हूँ वी वी स्क्वायर बाई एल की वैल्यू आनी आनी चाहिए। वी स्क्वायर बाई इसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से, यहाँ पे आ रहा है ना, थीटा स्मॉल है, थीटा स्मॉल है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। तो अगर ये एल है तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये जो यही है वही में हो जाएगा, ये सेम वैल्यू हो जाएगी इसकी, तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा, ये इसका एम्पलीट्यूड होगा। तो और ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, ये होगा ना एल कॉस थीटा, ये हो जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा। इतना फाइंड करना पड़ेगा क्या मुझे? अरे इतना नहीं फाइंड करना होता था इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट आना चाहिए, डायरेक्ट आना चाहिए आंसर, कहीं ना कहीं मिस हो रहा होगा फिर। एम जी एम इंटू ए सी, ए सी इज बी स्क्वायर बाई एल, बी इज ओमेगा इंटू ए। हाँ, बी स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर आएगा, रुको रुको कहीं पे मिस्टेक हो गया है, आएगा उससे ही आएगा, इतना नहीं करना होगा यार। टी की वैल्यू अगर मैं डायरेक्ट लिखूं, टी की वैल्यू डायरेक्ट लिखूं क्या आएगा? एम जी प्लस एम इंटू वी स्क्वायर बाई एल, ऐसा लिख देता हूँ मैं। अगर आप इससे देखेंगे, लीनियर एसएचएम से देखेंगे, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई एल आ जाएगा, हाँ आ गया यहाँ से। एम हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा क्या होता है? अंडर रूट जी बाई एल होता है। एक मिनट, तो ये हो जाएगा जी बाई एल हो गया, और ये ए स्क्वायर बाई एल, तो ये हो जाएगा एम जी प्लस, कोई ना इतना नहीं करना होगा यार, आ गया आंसर मुझे, ए बाई एल का स्क्वायर हो गया। तो एम जी कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा 1 प्लस ए बाई एल का स्क्वायर, यहीं से आंसर आ जाएगा, इतना नहीं करना पड़ेगा। ये तो सोच रहा कहीं ना कहीं तो मुझे ठीक नहीं, तो ये आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाई एल हो जाएगा। वी क्या होगा? मीन पोजीशन पे आएगा, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, कितनी होती है? ओमेगा इंटू ए, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी बाई एल ए स्क्वायर बाई एल, तो यहाँ से आपको ये आंसर दिख जाएगा, आंसर इसका सी बी हो जाएगा, बी, आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 27 वो भी देख लेते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 26 क्या देगा? 2 kg ब्लॉक मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड, ये ऐसा है, ये 2 kg का ब्लॉक है और ये कितने से जा रहा है? तो 1 मीटर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। स्ट्राइक्स स्प्रिंग ऑफ, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है इसका, के की वैल्यू दी हुई है पाई स्क्वायर न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, एट रेस्ट की kept on a smooth floor, the time for which the rear moving block remain in contact with the spring। देखो, जब ये आके स्ट्राइक करेगा यहाँ पे, जब आके ये स्ट्राइक करेगा, समझो, जब आके जैसे ये स्ट्राइक किया, तो अभी तो इस 10 मीटर ही होगा, जिस इंस्टेंट पे ये स्ट्राइक करेगा वो तो 10 मीटर ही रहेगा, और ये 2 kg है, ये तो 10 मीटर ही रहेगा, और ये क्या है? 2 kg है। तो सबसे पहले ये चीज समझनी है कि ये कभी तक कांटेक्ट में रहेगा? जब ये पूरा अभी जैसे जा रहा है, एक मैक्सिमम कंप्रेशन वाला इसका टाइम आएगा, कितना मैक्सिमम कंप्रेशन का टाइम, जैसे अभी ये कंप्रेस करेगा, इस पे फोर्स लगेगा, ये भी मूव करना स्टार्ट करेगा, और ये मूव करता रहेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कम होगी इससे, है ना। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 kg ब्लॉक वुड बी लेस देन वेलोसिटी ऑफ दिस 2 kg ब्लॉक, इसकी वेलोसिटी से कम होगी, है ना। और इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी, कैसे डिक्रीज होगी? बिकॉज फोर्स जो होगा इस पे इस डायरेक्शन में आएगा, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी।
सेम हो जाएगी तो वो मैक्सिमम कंप्रेशन वाला स्टेट आएगा, है ना। फिर उसके बाद ये क्या होगा, इसका कंप्रेशन डिक्रीज होगा टाइम, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और इसकी वेलोसिटी अभी भी डिक्रीज हो रही होगी, तो ये फास्ट हो गया होगा तो कंप्रेशन डिक्रीज होगा। तो कभी आएगा फिर से ये, जब ये नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग आएगा ना, तभी इसका कांटेक्ट ब्रेक होगा, तभी इसका कांटेक्ट क्या होगा, ब्रेक होगा। उस चीज को समझना है, वो तभी इसका कांटेक्ट क्या होगा, ब्रेक होगा। तो कितना एसएचएम होगा वो समझ लीजिए, ये समझ में आ गया, क्वेश्चन आ जाएगा। अगर ये बताओ ये ऐसा होता, इसको मैंने कंप्रेस कर दिया होता और तब इसको रिलीज करता, कंप्रेस करके रिलीज करता। अगर मान लीजिए कंप्रेस करके यहाँ से सेंटर ऑफ मास से देख रहे हैं, तो आपको कैसा लगता, ये पार्टिकल यहाँ पे जा रहा है, ऐसा जा रहा है, यहाँ से ये इसका मेन पोजीशन रहता, ये इसका मेन पोजीशन रहता, यहाँ से इस साइड गया वापस आया, ऐसा आपको ऐसा लगता कि ये इस लाइन के अबाउट मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। सेंटर ऑफ मास से देखते तो क्या दिखता, ऑसिलेट कर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हाफ ऑसिलेशन ही होगा। हाफ ऑसिलेशन के बाद जैसे ये गया ऐसा, कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद जैसे इसका कंप्रेशन डिक्रीज होगा, जैसे ये नेचुरल लेंथ में आएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, ये वाला ब्लॉक नेचुरल लेंथ में आने के साथ ये ब्लॉक वाला ब्लॉक इस साइड में करना स्टार्ट कर देगा, या ये आगे चला जाएगा, ये रेस्ट में रहेगा, ये आगे चला जाएगा, बस नेचुरल लेंथ में आना चाहिए इसको। बट आप ये बताइए, एक ही बार नेचुरल लेंथ में आएगा। अब मुझे बताओ, अगर एक स्प्रिंग है, इसकी इसके मोशन की आप बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर यहाँ पे आया, नेचुरल लेंथ में आया एक बार, फिर यहाँ पे आया, एक्सट्रीम पोजीशन पे आया, फिर नेचुरल लेंथ पे आया। तो एक ऑसिलेशन में ये नेचुरल लेंथ पे कितनी बार आता है, 2 टाइम्स। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स आता है एक ऑसिलेशन में। नेचुरल लेंथ पे कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। और ये अभी नेचुरल लेंथ में कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम आ रहा है, मतलब टाइम कितना लगेगा, तो टोटल टाइम पीरियड का हाफ लगेगा। टोटल टाइम पीरियड का क्या लगेगा, हाफ। टोटल टाइम पीरियड कितना होता है, जब दो ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, तो उस केस में टोटल ब्लॉक, ऐसा अगर स्प्रिंग है, ये ब्लॉक ऐसा है, तो इस केस में टोटल टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के हो जाता है। क्या हो जाता है, म्यू बाई के। 2 पाई, म्यू की वैल्यू वही m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू के, रिड्यूस मास, ये होता है टोटल। तो यहाँ पे जो टाइम होगा अपना, क्योंकि एक ही बार आया मतलब हाफ होगा t/2, तो 2 पाई बाई 2, और ये वाली वैल्यू 2 है, ये भी 2 है, ये 2 + 2 है, और k की वैल्यू पाई स्क्वायर है। तो यहाँ से ये तो गया, पाई हो गया, ये 4/4 पाई स्क्वायर हो गया, ये इससे चला जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, पाई बाई पाई बाहर आ गया, मतलब 1 सेकेंड आंसर हो जाएगा, 1 सेकेंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। 27 की द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग, ये तो सिंपल है, y1 = 1 × sin ओमेगा t प्लस π/3। y2 की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 × sin ओमेगा t। द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बताना है, तो दो SHM है, तो इसको रेफरेंस मान लेता हूँ मैं, इसी को रेफरेंस मान लिया, तो इसका एम्पलीट्यूड 1 है। तो ये वाला जो वेव है y1, ये इसको लीड कर रहा है, ये जो SHM है, इस SHM को ये वाला जो SHM है लीड कर रहा है, कितने से, π/3 से। तो लीड कर रहा है तो फेजर बना दिया, कितने एंगल, π/3 पे, ये इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट यही आएगा ना, रिजल्टेंट ये क्या है, AR, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, वेक्टर सम होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये क्या होता है, वेक्टर सम। तो AR की वैल्यू क्या हो जाएगी, a² + b² + 2ab cos थीटा cos π/3। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 1 + 2 cos π/3 = 1/2। तो 2 से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1 + 1, और ये जाएगा √3 यूनिट्स, √3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसको फेजर, जहाँ पे सुपरपोजिशन होगा वेव का, वहां पे एम्पलीट्यूड हमेशा फेजर से फाइंड करेंगे, किससे फाइंड करेंगे, फेजर से। Sir, can you please solve the question 16th? 16। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, अ मैन इज स्विंगिंग
on a swing made of two ropes of equal length and in direction perpendicular to the plane of paper, the time period of small oscillation about the mean position. देखो जब ये ऐसा है, ये वाला स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, यहाँ पे इसका लेंथ L है और इसका लेंथ L है, इसका लेंथ L है और इसका लेंथ क्या है L है। अब ये इसके व्हाट ऐसा ऐसा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे होता है, तो ऐसा ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, इस प्लेन की, ये ऐसा आएगा फिर उस साइड जाएगा, तो ऐसे ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। इसका अपने को क्या बताना है, टाइम पीरियड बताना, इसका क्या बताना है, टाइम पीरियड बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या कीजिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इफेक्ट देखो, ये क्या बन जाएगा, सिंपल पेंडुलम बन जाएगा। कैसे बनेगा सिंपल पेंडुलम, इसका मोशन कैसा हो रहा है, तो ये ऐसा है, मान लीजिए ये ऐसा था, है ना, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। स्ट्रिंग का कोई मास है क्या, ये बताओ, स्ट्रिंग का कोई मास है क्या, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है। मास अगर होगा तो गिवन होगा, मास होगा तो गिवन, अगर इसका मास होता तब आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाते, बट इसका मास नहीं है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, थीटा एंगल से अगर आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया, थीटा उस साइड है ना, मैं ऐसा, इसको मैं ऐसा साइड से देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा दिखेगा, यहाँ से अगर देखोगे तो मैं इसको एक पॉइंट बना देता हूँ, ये ऐसा दिखेगा, ये दिखेगा सर, और ये वाली लाइन, ये लाइन थोड़ी दिखेगी, ये वाली लाइन दिखेगी। इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया इस साइड, थीटा एंगल से, थीटा एंगल से डिस्प्लेस करोगे तो ये मास हो जाएगा, तो ये आ जाएगा mg, तो ऐसा ही रहेगा। टेंशन होगा, टेंशन तो इस लाइन के अलॉन्ग ही लग रहा है ना, और इसको ऐसे डिस्प्लेस करें, कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं तो ऐसा डिस्प्लेस कर रहे हैं, बाहर आ रहा है उस साइड जा रहा है, आउटवर्ड्स इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स इनवर्ड्स वैसा। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा दिखेगा, मैं ऐसे ड्रॉ करूँगी तो mg हो गया। तो अब ये वाला जो आपका लेंथ आएगा, ये वाला आप लेंथ क्या ऑब्जर्व करोगे, डायरेक्ट ही करना, mg नहीं भी करोगे तो भी आ जाएगा। ये लेंथ क्या ऑब्जर्व करोगे, ये वाली लेंथ ऑब्जर्व करोगे, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, तो ये एंगल कुछ, ये L है, ये L है, ये वाला डिस्टेंस L दिया हुआ है, तो ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू L sin 60 हो जाएगी, L sin 60 हो जाएगा। L sin 60 हो गया तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अगर आप डिस्प्लेस करके देखोगे तो वही आ जाएगा, टाइम पीरियड ही आएगा 2 पाई अंडर रूट L बाई G, L की जगह पे L sin 60, sin 60 आएगा ना, सही लिखा ना मैंने, L की जगह पे L sin 60 दिखेगा, तो L sin 60 लिख दिया, सिंपल पेंडुलम बन गया, कुछ नहीं है। तो 2 पाई अंडर रूट थ्री L बाई 2, ये हो जाएगा आंसर। ऐसे देखते कि सर ये कैसे आ गया, तो यहाँ से देख ले, यहाँ से देखोगे तो तुमको यही दिखेगा ना, L sin 60 दिखेगा, इसको मैं R बोल देता हूँ अभी। यहाँ से आओ तो ये थीटा है, ये mg, थीटा इज वेरी स्मॉल, mg cos थीटा, mg sin थीटा। तो जैसे आप इसको इस साइड डिस्प्लेस कर रहे हो तो रिस्टोरिंग फोर्स ये बन जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स ये बन जाएगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स ये बन गया, तो इसके रिस्टोरिंग फोर्स से फाइंड कर लीजिए आप, Fr इक्वल्स टू माइनस mg sin थीटा, या टॉर्क से भी फाइंड कर सकते हैं, Fr को क्या लिखें, ma इक्वल्स टू माइनस mg थीटा, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इसको x मान लो और ये r है, तो थीटा क्या हो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू r थीटा हो जाएगा, ये r है, ये भी r है, तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा x, स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं बिकॉज़ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो आप थीटा को लिख x को लिख सकते हैं r थीटा, तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी माइनस g, थीटा की वैल्यू हो जाएगी x बाय r, तो a की वैल्यू कितनी है, माइनस g बाय r कितना है, L sin 60। डेराइव भी करना चाहते तो भी आ जाएगा, यही है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, g बाय L sin 60, एम्पीयर 2 पाई बाय एम्पीयर 2 पाई बाय ओमेगा। अब इसका मास होता है ना, इसका मास होता तो ये कंपाउंड पेंडुलम हो जाता। अगर मान लीजिए ये रॉड होता और इस रॉड का कुछ मास होता तो मैं इसको ऐसे सॉल्व नहीं करता, मैं पहले सेंटर ऑफ मास फाइंड करता, कंपाउंड पेंडुलम की तरह मैं इसको सॉल्व करता, या रिस्टोरिंग टॉर्क फाइंड करता और उससे सॉल्व करता। क्लियर है, आपका आंसर वही आ जाएगा। और भी किसी का कोई डाउट है? Sir, will you take any other doubts from exercise 1? एक्सरसाइज 1 का क्या डाउट है, बोलो कोई बोलो। Sir, I have a doubt in question 20. टोटल डाउट बोलो, क्या एक्सरसाइज 1 का क्या डाउट है ये बता दीजिए। Sir, question 20 and 17. 17। Yes, sir. और भी कुछ डाउट है एक्सरसाइज 1 में?
क्वेश्चन नंबर 31, 33। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते क्या दिया। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्लैंक विद अ बॉडी ऑफ मास m on it is varying according to the law y equals to sin omega t plus root 3 cos omega t, ठीक है। The minimum value of omega for which the mass just breaks off the plank and the moment it occurs first after t equals to 0 r टाइम भी फाइंड करना है। और ये तो पहले एक बार इक्वेशन लिख लो, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 2/2 कर दो, 2/2 साइन ओमेगा टी, मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगा तो थोड़ा आइडिया लगेगा इसका एम्पलीट्यूड क्या है। तो यहाँ से 2 बार कर दिया, 1/2 हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और ये जगह रूट 3/2 कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ से आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एक बार मैं इसको लिख देता हूँ। y इक्वल्स टू 2, 1/2 को आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, 1/2 को लिख सकते हैं कॉस π/3, और यहाँ पे कॉस ओमेगा टी और रूट 3 को लिख सकते हैं साइन π/3। तो यहाँ से आपको इक्वेशन जो मिलेगा ये ऐसा मिलेगा, 2 साइन a प्लस बी ओमेगा टी प्लस π/3। ये ऐसा इक्वेशन बन गया, ये SHM का इक्वेशन आपको ऐसा बन गया। अब ये बताओ, ये प्लैंक है, इस प्लैंक पे एक बॉडी है जिसका मास m है, तो ये ऑसिलेट कर रहा है। अब ये ऑसिलेट कर रहा है तो आपको बताना है मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच द मास जस्ट ब्रेक्स ऑफ द प्लैंक। ये इस पे फोर्स क्या लग रहा होगा, इस साइड mg लग रहा होगा। ब्रेक करने के लिए क्या होना चाहिए, जितना mg लग रहा है इस पे भी अगर तुम F इक्वल्स टू mg लगा दो, F इक्वल्स टू mg लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये इसको बैलेंस करेगा नॉर्मल 0 हो जाएगा, ये उसके और इसके बीच का कांटेक्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा उसी इंस्टेंट पे। तो ये mg इस साइड लगेगा कभी, मतलब ये फोर्स की जो वैल्यू होनी चाहिए, ऐसे F लिखो, फोर्स की जो वैल्यू होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, mg, इस फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, mg। तो अगर ये F इक्वल्स टू mg हो गया तो क्या करेगा, इसको नॉर्मल 0 हो जाएगा, नॉर्मल 0 होने का मतलब ये ब्रेक हो जाएगा, इसका कांटेक्ट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में फोर्स कभी लगेगा, मान लीजिए ये इसका मीन पोजीशन, इस डायरेक्शन में फोर्स कभी लगेगा, ये इसका मीन पोजीशन। तो अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, v इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। अगर ये इस डायरेक्शन में v है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर मान लीजिए ये यहाँ पे आया तो इस पे स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पे। अगर ये यहाँ पे आया तो इस पे स्यूडो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे अगर स्यूडो फोर्स, ये स्यूडो फोर्स ही हो सकता है, दूसरा फोर्स होगा नहीं यहाँ पे। तो स्यूडो फोर्स अगर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तभी ब्रेक हो सकता है, मतलब यहाँ का, यहाँ का है ना। तो यहाँ पे जब ये आएगा तो इस पे एक्सेलरेशन इसका a है, तो उसका जब F पॉइंट पे तो ये mg दिखेगा, इसका एक्सेलरेशन सिस्टम का इस साइड था, तो यहाँ पे एक सूडो फोर्स आएगा m into a का, Fp। कौन सा फोर्स है ये, सूडो फोर्स। तो ये सूडो फोर्स इसको बैलेंस कर रहा होगा, तो Fp की वैल्यू mg के इक्वल हो जाएगी, और Fp क्या है, ma इक्वल्स टू mg, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, a की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू g। अब बताओ ओमेगा की कौन सी वैल्यू चाहिए आपको, ओमेगा की मिनिमम वैल्यू चाहिए, ओमेगा स्क्वायर क्या है, g/x। तो ओमेगा के मिनिमम होने के लिए x का मैक्सिमम होना पड़ेगा, ओमेगा के मिनिमम होने के लिए x क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। x मैक्सिमम क्या हो सकता है, एम्पलीट्यूड हो सकता है। तो फॉर ओमेगा मीन क्या आ जाएगा, x जो होगा x वुड बी x मैक्स, x मैक्स की वैल्यू क्या है, e, एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या है 2, हेंस ओमेगा मिनिमम कितना आएगा, √g/, मतलब कहाँ से कहाँ गया ये, यहाँ से ये मीन पोजीशन पे जा चुका है, यहाँ से ये मीन पोजीशन पे जा चुका है, सॉरी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जा चुका है, ये तो एक्सट्रीम होगा ना, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जा चुका है। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे गया है तो टाइम कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम, जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका 1/4 लगेगा, t/4 लगेगा, t/4 लगेगा। तो टाइम कितना लगेगा, t/4 लिख देता हूँ मैं। तो टाइम जो होगा वो t/4 है, तो 1/4 t की वैल्यू कितनी होगी, 2π/ओमेगा, तो ये हो जाएगा π/2। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, तो g/2, g/2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से
एक मिनट कहाँ से था, एक मिनट को कहीं पे क्वेश्चन तो मिस नहीं हो गया मेरा। सी बाई कहाँ पे था, पहले कहाँ पे था, पहले था पाई बाई 3 पे, ये देखना पड़ेगा। पाई बाई 3 पे है मतलब मीन पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि पाई बाई 3 पे है ना, तो मीन पोजीशन पे नहीं है। ये इसका मीन पोजीशन यहाँ पे, मीन पोजीशन, और ये यहाँ पे आ गया। तो पहले पाई बाई 3 पे है, पाई बाई 3 मतलब कहीं यहाँ पे रहा होगा पार्टिकल, कहीं यहाँ पे रहा होगा पार्टिकल, टी इक्वल्स टू 0 पे, यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम बताना है आपको, टी की वैल्यू क्या होगी। मैं सोचा मीन पोजीशन, बट इक्वेशन से देखोगे पाई बाई 3 पे तो कहीं यहाँ पे रहा होगा, तो ये वाला तो नहीं आएगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक आप कैसे फाइंड करोगे टाइम, यहाँ से यहाँ तक कैसे आप फाइंड करोगे टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में आप ये देख लो टी इक्वल्स टू 0 पे इसका ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये फाइंड करना पड़ेगा आपको। टी इक्वल्स टू 0 पे ये यहाँ पे है पार्टिकल, तो एट टी इक्वल्स टू 0, एक्स वाई की वैल्यू क्या है, या एक्स क्या वाई है, तो ये है 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। तो ये आ गया 2 पे, या यहाँ से यहाँ पे गया तो डायरेक्ट पुट कर दो, नहीं इतना क्यों करना है। यहाँ पे गया तो एक्स वाई की वैल्यू 0 है, यहाँ पे वाई की वैल्यू ए है प्लस ए मतलब 2 है, तो ये 2 पे आ गया, तो 2 इक्वल्स यहाँ से टाइम आ जाएगा, साइन इतना क्यों करना है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। अगर यही 0 होता ना तो डायरेक्टली टी बाई 4 कर देता, मैं वही देख रहा था, बट फिर मुझे याद आया कि अरे ये तो ऐसा नहीं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 कितना एंगल का वर्क किया होगा, 9 पाई बाई 2 रहा होगा इसकी वैल्यू, ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 90 है, ये 60 है, तो 30 हो जाएगा पाई बाई 6। ओमेगा कितना होगा 2 पाई बाई टी इंटू टी इक्वल्स टू पाई बाई 6, पाई से पाई जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो टी बाई 12 आ जाएगी, टी बाई 12। तो 1/12 टी की वैल्यू कितनी है, टी ओमेगा ही रख लेते हैं यार, टी क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि फिर से 2 पाई बाई ओमेगा लगाना पड़ेगा, लिख दो। तो 6 हो गया, कुछ ज्यादा ही हो गया, पाई बाई 6 ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी जी बाई 2, यही आंसर है, यही आंसर आ जाएगा √2/6 अंडर, और ये पाई बाय √g। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वही करेक्ट है इतना। तो ऐसा, या आप देखो, या तो आप ये मेथड डायरेक्ट इतना करना पड़ा, आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे, यहाँ से यहाँ तक कितना है पाई बाई 3 है, तो ये एंगल कितना होगा, तो पाई बाई 6 होगा, क्योंकि यहाँ से एक्सट्रीम से मीन से एक्सट्रीम तक जाने में जो एंगल कवर होता है दैट वुड बी पाई बाई 2। तो ये कितना कवर किया होगा पाई बाई 6, तो कितने से जा रहा है, ओमेगा से जा रहा है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे कितना एंगल कवर कर रहा है, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी लिखते ना, ओमेगा कांस्टेंट होता है एसएचएम में, क्या होता है ओमेगा कांस्टेंट होता है, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई पाई बाई 6, डायरेक्ट लिख सकते थे आप ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ से पाई बाई 6 इक्वल्स टू ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा है अंडर रूट g/2 इक्वल्स टू टी, तो डायरेक्ट यहाँ से इतने में ये आंसर आ जाएगा आपका पाई बाई 6 अंडर रूट 2/g। यही इसी को उसने ऐसे लिखा है 2/g पाई बाई रूट जी, 2/6 पाई बाई रूट जी ऐसा लिखा, तो डायरेक्ट इतने में ये आंसर आ जाएगा, वरना फिर अगर आप फॉर्मूला में पुट करोगे तो थोड़ा लेंदी जाएगा। बट यहाँ से अगर आप देखोगे पाई बाई 3 है तो ये पाई बाई 6 ही होगा, पाई बाई 6 होगा और ओमेगा से ही जा रहा है, ओमेगा कांस्टेंट होता है जब सर्कुलर मोशन आप देखोगे इसका, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दो, ऐसा तो आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ट्वेंटियथ जो है क्वेश्चन पूछा गया, टनल इज डग इन द अर्थ अक्रॉस इट्स डायमीटर, वन ऑफ इट्स डायमीटर 2 मासेस, देखो ये ऐसा है, ऐसा, ये ऐसा है ना, डायमीटर क्या लो, और कहाँ से इसको 2 मासेस है, मैंने ड्रॉप फ्रॉम द एंड्स ऑफ द टनल, यहाँ से ड्रॉप किया मास है मान लीजिए, यहाँ से ड्रॉप किया मास 2, तो दोनों का टाइम पीरियड कितना भी मास होगा सबके लिए टाइम पीरियड की वैल्यू सेम होगी। इसके लिए टाइम पीरियड भी अगर दिखाना चाहो, इसका टाइम पीरियड जो होगा 2 पाई अंडर रूट r/g होता है, इसका भी टाइम पीरियड उतना ही होगा, कैलकुलेट करोगे, बट अपने को इतना ये है नहीं। तो अब ये बताओ ये क्या करता है, अगर यहाँ से रिलीज करते ये नहीं होता तो ये यहाँ से यहाँ आता, फिर यहाँ से आ जाता, यहाँ से यहाँ आता, यहाँ से आ जाता, ऑसिलेट करता, तो दोनों के लिए मीन पोजीशन इसका सेंटर हो जाता दोनों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो जाती, 0 होती तो फोर्स 0 होता, फोर्स 0 होता मतलब मीन पोजीशन है। तो जब जितने टाइम में ये यहाँ पे आएगा उतने ही टाइम में ये यहाँ पे जाएगा, जब ये सेंटर पे आ रहा है तो कोलाइड कर जाएगा, कोलाइड करके कितना मास हो जा रहा है 3m,
यही बोल रहा है, कोलाइड कर रहा है और स्टिक कर जा रहा है ना। द मासेस कोलाइड एंड स्टिक टू ईच अदर एंड परफॉर्म एसएचएम, द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। अभी इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? तो पहले ये देखिए, जब ये m आया होगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वो कितनी होगी? ओमेगा a। मैक्सिमम वेलोसिटी होती है मीन पोजीशन पे। a की वैल्यू कितनी है इसकी? r, ओमेगा r v1 मान लो। जब ये 2m आया होगा तो इस साइड इसकी वैल्यू v2, और ये भी मैक्सिमम तो ओमेगा इंटू a, ये भी कितना? ओमेगा इंटू r, और इसका मास 2m। अभी इसकी वेलोसिटी v डैश मान लीजिए। इस डायरेक्शन में क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इसका मोमेंटम ग्रेटर होगा इससे। इसका मोमेंटम होगा m इंटू ओमेगा है, इसका मोमेंटम होगा 2m इंटू ओमेगा है, तो इसका मोमेंटम ग्रेटर है इससे, तो फाइनली जो होगा ये इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल कर दीजिए, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। तो पहला इनिशियल मोमेंटम इसका आ जाएगा 2m इंटू ओमेगा r, और ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगा m इंटू ओमेगा r। अजय ये अभी कहाँ पे होगा? सेंटर पे होगा। सेंटर पे होगा तो यहाँ पे इस पे भी फोर्स 0 लग रहा होगा, मतलब ये अपने मीन पोजीशन पे होगा। और ओमेगा तो चेंज होने वाला है नहीं, ओमेगा तो इसके लिए सबके लिए क्या होएगा? सेम ही होएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ 3m इंटू ओमेगा डैश। ओमेगा डैश से अपना 3m इंटू मोमेंटम चाहिए ना, ओमेगा इंटू ए डैश। ओमेगा तो सेम ही रहेगा, ओमेगा इंटू ए डैश। एम्पलीट्यूड को ए डैश मान दिया, अरे होगा ना 3m इंटू, लिखो ऐसा 3m इंटू वी डैश, पहले ऐसे ही लिखो 2m ओमेगा r माइनस m ओमेगा r इक्वल्स टू 3m v डैश, m v डैश। इसको क्या लिखोगे? m ओमेगा r। तो यहाँ से 3m v डैश की वैल्यू, ओमेगा तो इसका भी सेम होगा, ओमेगा तो चेंज होगा नहीं, a डैश। तो m ओमेगा कैंसिल कर दीजिए, m ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, a डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? r बाय 3, एम्पलीट्यूड r बाय 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, 33। 31st क्या दिया हुआ? hollow sphere is filled with water. It is hung by a long thread. As the water flow out of a hole at the bottom of the sphere, the frequency of oscillation will be. अब देखिए यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे एक hollow sphere है, इसमें पहले water है, फुल है। तो जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। L जो होता है, L क्या होता है? L इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉब, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉब। इस बॉब का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, तो ये जो L होता है स्ट्रिंग का लेंथ नहीं होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है। तो जैसे देखो यहाँ पे एक स्मॉल सा होल बना दिया, तो वाटर बाहर जा रहा है ना। तो वाटर जैसे बाहर जाएगा इसका लेवल डाउनवर्ड है। तो देखो पहले ऐसा था, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है इस लाइन पे। अभी थोड़ा सा लिक्विड क्या हो गया? यहाँ तक हो गया लिक्विड, यहाँ तक। तो अभी सेंटर ऑफ मास यहाँ तक हो गया। तो अब देखो ये जो ये लाइन है, ये जो प्लेन है, जो इसको क्या कर रहा है? दो इक्वली, टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो अभी इस वाले पार्ट का मास ज्यादा होगा, इस पार्ट वाले पार्ट का मास कम होगा, क्योंकि इस ये वाला पार्ट हॉलो है, बट यहाँ पे तो पूरा कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसका मास ग्रेटर होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास अभी यहाँ पे हो जाए। जब ये वाटर यहाँ पे, जब ये यहाँ पे आ गया तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तक लिक्विड है। अब जैसे ये ड्रॉप, अभी इससे जैसे ये थोड़ा सा इस साइड आएगा, यहाँ तक आ गया लिक्विड, तो फिर से सेंटर ऑफ मास थोड़ा राइज करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि इस वाले पार्ट में, यहाँ से देखो इस वाले पार्ट का मास और इस वाले पार्ट का मास, तो थोड़ा सा ये अब राइज करना स्टार्ट करेगा। तो पहले यहाँ पे था, अभी ऊपर है। और फिर जब ये मान लीजिए कंप्लीटली ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा, तो फिर से सेंटर ऑफ मास यही पे लाई करेगा। कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा तो फिर सेंटर ऑफ मास यही पे लाई करेगा। तो क्या हो रहा है? एल क्या हो रहा है? एल की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या हो रही है? यहाँ से यहाँ तक एल इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक एल डिक्रीज हो रहा है। तो एल यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब टाइम पीरियड इंक्रीज होगा पहले, और फिर उसके बाद एल डिक्रीज हो रहा है, तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। अच्छा, टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी पहले, फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी। पहले फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज होगी, फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज। आई बात समझ में? तो इसका आंसर जो जाना चाहिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विल फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, देन इंक्रीजेस।
क्योंकि क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज हो रहा है, पहले डाउनवर्ड्स जा रहा है फिर अपवर्ड्स आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है, सिंपल पेंडुलम oscillates slightly above a large horizontal metal plate. The bob is given a charge. The time period. अब देखो यहाँ से, ये यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे एक बॉब है, इसको कोई चार्ज दिया, मान लेते हैं कि प्लस चार्ज क्यू दिया, और यहाँ पे जस्ट एक यहीं पे प्लेट है, यहीं पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्लेट है, मेटल प्लेट है, तो अगर इस पे चार्ज क्यू है तो यहाँ पे इंड्यूस्ड हो जाएगा चार्ज माइनस, यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज इसके सरफेस पे इस साइड इंड्यूस हो जाएगा। अगर यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो गया तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है तो अगर आप इसको स्लाइटली, अगर यहाँ पे फोर्स कैसे दिखते, फोर्स इस डायरेक्शन में आता, क्योंकि फील्ड इस डायरेक्शन में प्लस नहीं, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता ना, फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इस पे एक फोर्स क्यू ही लगता और एक फोर्स एम जी लगता। तो अभी जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जी इफेक्टिव क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है, इंक्रीज हो जाएगा। जी इफेक्टिव इंक्रीजेस, तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव इंक्रीज हो गया मतलब टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा, फिर टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। एक बार नेगेटिव चार्ज भी लेकर अपन देख लेते क्या है। अगर ये माइनस क्यू होता तो मेटल सरफेस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होता, प्लस। तो प्लस की वजह से जो फील्ड होती है इस डायरेक्शन में, फील्ड इस डायरेक्शन में होता बट चार्ज है नेगेटिव, चार्ज नेगेटिव है और फील्ड इस डायरेक्शन में है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। जब चार्ज नेगेटिव होता है तो फोर्स और फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं, तो यहाँ पे अभी भी फोर्स लग रहा होगा क्यू ई, और एक तो एम जी होगा ही, तो पहले की तरह अभी भी। तो अगर आप फाइंड करोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है मतलब जी इफेक्टिव जो है वो क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जी इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है मतलब टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो दोनों केस में ऑलवेज डिक्रीजेस वॉट एवर विद द नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, तो 33 का ये आ जाएगा। और भी कुछ है, Sir, can you solve the question number 39th? 39। Yes, sir. Two particles A and B execute simple harmonic motion according to the equation of simple harmonic motion according to the equation y1 equals to क्या दिया हुआ है, 3 sin ओमेगा टी, और y2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 प्लस 3 sin ओमेगा टी, 3 sin ओमेगा टी। पहले क्या कर लीजिए, पहले इसको एक बार, ये दो वेव, दो एसएचएम है, एक ये है और एक ये है, इन दोनों को सॉल्व करके एक बार फाइंड कर लीजिए कि इसका रिजल्टेंट, इसका इक्वेशन क्या बन रहा है, इसका इक्वेशन पहले, फिर उससे रिलेट कर लेंगे अपन इससे। तो इसका जब आप ड्रॉ करोगे फेजर, y2 को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जब आप y2 को ड्रॉ करेंगे, y2 में जब फेजर आप ड्रॉ करेंगे, y2 कितना है, 4 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 प्लस 3 sin ओमेगा टी, ये दो एसएचएम। तो क्या करो, ओमेगा टी को रेफरेंस मान लो, तो ये वाला इस डायरेक्शन, इसी को रेफरेंस मान लिया, ये आपका रेफरेंस, जो स्मॉलर एंगल होता है उसी को रेफरेंस मान लिया, तो इसका एम्पलीट्यूड 3 है, 3 लिख दिया। ये जो है लीड कर रहा है, ओमेगा टी को लीड कर रहा है, कितने से, पाई बाई 2, मतलब ये यहाँ पे रहा 4 हो गया, तो ये 3 और ये 4 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा इसका ए आर, कितना 90 डिग्री पे, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये वाला एंगल, ये ओमेगा रेफरेंस है, रेफरेंस से ये एम्पलीट्यूड आगे है, कितना मान लेते हैं अल्फा, तो यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan अल्फा इज, ये आ जाएगा 4/3, tan अल्फा इज 4/3, तो देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू 53 डिग्री, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा ही दिया हुआ है 4/3 टाइप, है ना। तो अब इसका इक्वेशन आप क्या लिखोगे, y2 का इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, ए आर साइन, पहले बेस लिख दो, रेफरेंस ओमेगा टी। अब ये बताओ, ये ए आर जो है इसको लीड कर रहा है ना, रेफरेंस से आगे है, कितना लीड कर रहा है, अल्फा। अगर यही ए आर इस डायरेक्शन में होता तो लैग कर रहा होता, तो माइनस लिखता मैं, फिर क्या लिखता, माइनस। तो ये क्या लिखोगे इसका इक्वेशन, 5 sin ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स, ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ, वरना मैं 53 डिग्री लिख देता, तो ये ऐसा।
अब y1 क्या था आपका 3 sin ओमेगा टी, तो इसका फेज कितना है ओमेगा टी, इसका फेज कितना ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स 4/3, तो फेज डिफरेंस कितने का आ गया ओमेगा टी तो जाएगा, फेज डिफरेंस यही हो जाएगा, फेज डिफरेंस हो जाएगा आपका tan इनवर्स 4/3, या कहीं पे लिखा होगा यही 53 डिग्री एंगल, कितना होता है 53, तो ये इसका आंसर। ठीक है, और भी किसी का कोई डाउट है? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर बोलिए, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर बोलिए। So comprehension 3, question number 8. कॉम्प्रिहेंशन 3, और भी कुछ है? कॉम्प्रिहेंशन 3 के अलावा भी कोई है, कोई टॉपिक? नहीं है। No, sir. एक मिनट, पीडीएफ एक मिनट सेट, कॉम्प्रिहेंशन 3 जस्ट वेट एक, मींस कॉम्प्रिहेंशन 3 क्या है? देख लीजिए कॉम्प्रिहेंशन। Sir, can I ask a doubt, a theoretical doubt, before starting this question? बोलिए क्या है? So in the comprehension 2, the spring is cut into 3 parts. So the 3 spring इक्वल constant पार्ट्स, becomes 3K, sir. Yes, sir. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। The spring constant becomes 3K, but I do not understand why does it become 3K instead of K/3? नहीं नहीं नहीं, क्या होता है, एक होता है हुक्स लॉ, हुक्स लॉ में क्या होता है, जो लेंथ होता है ना स्प्रिंग का, अगर मटेरियल सेम है ना, इफ द मटेरियल ऑफ स्प्रिंग इज सेम, देन इन दैट केस जो फोर्स कांस्टेंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। जैसे ऐसे समझ लीजिए आप, एक स्प्रिंग दिया, सेम मटेरियल का है, डायमीटर सब कुछ सेम है, ये एक स्प्रिंग, इससे एक डबल लेंथ का स्प्रिंग दिया, इससे एक ट्रिपल लेंथ का स्प्रिंग दिया। अब ये बताओ किसको स्ट्रेच करना इजी होगा, इस वाले स्प्रिंग को, या डबल लेंथ वाले को, या ट्रिपल लेंथ वाले? किसको स्ट्रेच करना इजी है? पता नहीं है। So the one whose length is more. मोर ना, मतलब क्या हो गया, क्यों? सेम मटेरियल का है, सब कुछ सेम है, क्यों? क्योंकि उसका जो फोर्स कांस्टेंट होगा ना, दैट विल बी लेस, दैट विल बी मिनिमम। क्यों क्यों मिनिमम है? क्योंकि उसका लेंथ ग्रेटर है। जो के होता है, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल मतलब लेंथ ऑफ स्प्रिंग, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, हुक्स लॉ। तो अब एक स्प्रिंग है, दूसरा है, एक स्प्रिंग है, अभी इसका लेंथ कितना हो गया L/3, इसको मान लो K1, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या होगा, K/K1 इक्वल्स टू इसका 1/L, इसका लेंथ तो L है, जो ओरिजिनल स्प्रिंग है इसका लेंथ तो L है, तो स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट K मान लो, इसका क्या हो जाएगा 1/L/3, 1/L/3, तो क्या हो जाएगा K/K1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका L/3, ये हो जाएगा 1/L, L से L जाएगा, तो ये 3K इक्वल्स टू K1 हो जाएगा, तो K1 की वैल्यू हो जाएगी 3।
K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। क्या होता है Okay, sir. स्प्रिंग Understood. फोर्स कांस्टेंट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसलिए 3। कॉम्प्रिहेंशन थर्ड देखो क्या दिया है, टू लाइट वर्टिकल स्प्रिंग 1 and 2 of stiffness K and 2K, दो स्प्रिंग ऐसे, ये फर्स्ट है, इसकी स्टिफनेस K है, सेकेंड स्प्रिंग, और यहाँ पे एक रॉड, ये 2K है और ये ऐसा दिया हुआ, लाइट हॉरिजॉन्टल, लाइट रॉड है मतलब कोई इसका मास नहीं है, लाइट रॉड, two ends. A bead of chewing gum of mass m is placed gently at the midpoint of the rod. यहाँ पे रख दिया है सेंटर पे, ये वाला डिस्टेंस L/2 है, इसका मास m है, ये वाला डिस्टेंस L/2। एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द बीड फॉर एन एम्पलीट्यूड y नॉट। देखो ये बीड क्या कर रहा होगा, ऑसिलेट कर रहा होगा, ये बीड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा, तो ये पार्टिकल एक तरह का है, जब पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है ऐसा, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या लिखोगे, टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, टोटल एनर्जी को आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे हाफ के ए स्क्वायर, यही होता है ना टोटल एनर्जी, तो बेसिकली हाफ के की जगह पे के इक्विवेलेंट बोल दीजिए, और ए की जगह पे इसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा, तो इसका एम्पलीट्यूड क्वेश्चन में गिवन है, एम्पलीट्यूड इसका वाई नॉट है, तो आंसर कितना आना चाहिए, हाफ के इक्विवेलेंट इनटू वाई नॉट स्क्वायर, हाफ के इक्विवेलेंट इनटू वाई नॉट स्क्वायर। तो के इक्विवेलेंट कहाँ से आएगा, के इक्विवेलेंट यहाँ से स्प्रिंग से आएगा, कैसे आएगा, तो अपन को फाइंड करना पड़ेगा, रिस्टोरिंग फोर्स या टॉर्क, कुछ ना कुछ तो फाइंड करना पड़ेगा, उससे आएगा, ठीक है। x नॉट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बीड इन द प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग, देखो x नॉट ऐसे ही दिया, छोड़ो y नॉट ऐसा है। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, मैं मान लेता हूँ कि ये जो है इसको y डिस्प्लेस किया, कितना y नॉट, यहाँ पे था बीड, यहाँ पे आ गया है, ये y नॉट डिस्प्लेस हो गया, तो ये जरूरी नहीं कि ये वाला एंड भी यहीं पे आ गया होगा, ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये अगर एंड यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, 2K y नॉट लगेगा, और यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, Ky नॉट लगेगा, Ky नॉट लगेगा, तो ये मैक्सिमम है, मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो अब यहाँ पे ऐसा रहेगा ना, तो देखो फोर्स ज्यादा है, ये स्मॉलर है फोर्स, इसके बाद टॉर्क फाइंड करोगे ना, ये ऐसा रोटेट करेगा, ये ऐसा रोटेट करेगा, बट ये एक्सट्रीम पोजीशन पे रोटेट थोड़ी करेगा, रोटेट तो नहीं करेगा, बट यहाँ पे क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो यहाँ पे नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो नेट टॉर्क यहाँ पे जीरो आएगा, तो टॉर्क को जीरो करने के लिए क्या होगा, इसकी फोर्स की वैल्यू, इस फोर्स की वैल्यू और इसका लेंथ, लेंथ तो दोनों के लिए हमेशा सेम ही होगा, L/2, तो इस फोर्स की वैल्यू भी सेम होनी पड़ेगी, नहीं तो टॉर्क से आप फाइंड करोगे तो उससे आ जाएगा, तो ये ऐसा नहीं आएगा, ये कैसा आएगा, पहले ऐसा था, अभी ये कुछ ऐसा है, ये क्योंकि इसका 2K ग्रेटर, मतलब इसका स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट 2K है और इसका K है, तो इसका इसमें एक्सटेंशन ज्यादा होना चाहिए, इसमें एक्सटेंशन कम होना चाहिए, तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये बीड यहाँ पे आया है y नॉट, ये मान लेते हैं x आया है, तो ये x डैश हो गया, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा 2kx, यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा kx डैश, और इसके वोट इसको मैं O मान लेता हूँ, इसके वोट अगर आप टॉर्क फाइंड करेंगे, टॉर्क का वोट O जीरो हो जाना चाहिए, इसका टॉर्क कितना है, ये वाला डिस्टेंस L/2 है, तो L/2 इंटू 2kx, और ये वाला डिस्टेंस भी L/2, तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है और इसका टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा, तो माइनस लिखो, L/2 इंटू kx डैश इक्वल्स टू जीरो, तो देखो L/2 k कैंसल आउट हो जाएगा, 2x की वैल्यू हो जाएगी x डैश, तो यहाँ से x डैश कितना हो गया, 2k हो गया, डायरेक्टली भी बोल सकते थे आप, यहाँ पे 2kx है तो यहाँ पे भी 2kx होना चाहिए, तो 2k हो जाएगा, डायरेक्ट कितना जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस है वो 2k हो जाएगा। अब मुझे y नॉट को k के टर्म्स में थोड़ा सा देख लेता हूँ क्या आएगा, वहीं से रिस्टोरिंग, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स तो यही आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स तो इसका ही आएगा, Fr कितना है, Fr की जो वैल्यू होगी, Fr यही स्प्रिंग का फोर्स ही रिस्टोरिंग होगा ना, तो माइनस लिख लेता हूँ, यहाँ पे 2kx प्लस kx डैश, तो यहाँ से माइनस 2kx और ये जगह k इंटू 2k, तो रिस्टोरिंग फोर्स हो गया इस पे माइनस 4kx, बट ये पार्टिकल x थोड़ी मूव कर रहा है, y मूव कर रहा है ना इस डायरेक्शन में, कितना मूव कर रहा है y, तो y से रिलेट करना पड़ेगा आपको, किससे रिलेट करना पड़ेगा, y से रिलेट करना पड़ेगा, x से नहीं रिलेट करना, क्योंकि पार्टिकल का ऑसिलेशन देख रहे हैं, इस पार्टिकल पे रिस्टोरिंग फोर्स ये है, तो आपको y से रिलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे y नॉट का टर्म आना चाहिए या y का टर्म आना चाहिए, तो मुझे एक रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा y नॉट और x में, एक रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा किसमें, y नॉट एंड x में,
वो रिलेशन कहाँ से आएगा, तो इसी से है। तो ये क्या है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये y0, ये टोटल क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y0 है, ये x है और ये 2x। तो यहाँ से क्या कीजिए, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आपका x। इसको आप बोल दीजिए कुछ, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मान लीजिए x डैश, ये x डैश नहीं, x नॉट मान लो, मुझे x नॉट फाइंड करना पड़ेगा तभी y0 आएगा। और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये x है, ये x है, और ये भी x हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस l/2 है, ये भी l/2। तो देखो दो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, दोनों कैसे ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल है तो साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो बड़े वाले ट्रायंगल का ये लेंथ कितना l और ये वाला डिस्टेंस कितना x, छोटे ट्रायंगल का कितना l/2 और ये कितना x0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, l/x इक्वल्स टू l/2 x0। तो यहाँ से l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, x0 की वैल्यू कितनी हो गई, x0 की वैल्यू हो गई x/2, x0 की वैल्यू कितनी हो गई x/2। तो y0 कितना होगा, दिस प्लस दिस, नाउ y0 इक्वल्स टू x प्लस x0। y0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x0 कितना x/2, तो y0 कितना गया 3x/2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितनी, 2y0/3, 2y0/3। हेंस fr कितना हो गया, -4kx था, ये जगह -4kx की वैल्यू 2y0/3 कितना आ गया, -8k/3 इंटू y0। तो ये जो होता है fr, यही होता है fr इक्वल्स टू -k इंटू एक्स या k इंटू वाई। यहाँ पे y होगा, x नहीं होगा, x पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं था, x स्प्रिंग के उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट था, एंड पॉइंट स्प्रिंग का, स्प्रिंग के एंड पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है या उसमें एक्सटेंशन है वो था। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो y के टर्म्स में आएगा, तो y0 लिख दिया इसको। तो ये वाला जो टर्म आएगा यही क्या हो जाएगा, k इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, k इक्विवेलेंट। हेंस k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 8k/3, 8k/3। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी उसके अंदर, एनर्जी कितनी आ रही थी, हाफ m, हाफ k इक्विवेलेंट इंटू y0 स्क्वायर। तो हाफ 8k/3 इंटू y0 स्क्वायर। तो आंसर कितना जाएगा इसका, 4k/3 y0 स्क्वायर। आंसर कितना जाएगा, 4k/3 y0 स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ऐसा k फाइंड करना पड़ेगा, k इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर है, Yes, sir. और भी कोई डाउट है तो टाइम पीरियड भी फाइंड करना चाहो तो टाइम पीरियड भी आ जाएगा यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√m के इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा आपका 2π√m, ये कितना है 8k/3। तो आंसर 2π√3m/8k, यही हो जाएगा। टेंथ भी फाइंड कर सकते हैं आप, टेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो टेंथ है, बोला है द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू दैट ऑफ ग्रेविटी लॉवरिंग द बीट टिल इट रिमेन्स एट रेस्ट। रेस्ट में रह रहा है, इसका मतलब उस पे नेट फोर्स तो जीरो होगा ही, रेस्ट में है मतलब नेट फोर्स तो जीरो होगा ही। तो आप क्या लिखोगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन सा फोर्स है, तो ग्रेविटी है, एक स्प्रिंग फोर्स है और एक एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है। ये पहले भी रेस्ट में था, अभी भी रेस्ट में, तो जीरो रहेगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा, mg इंटू y0 आया है, y0 हो जाएगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा, तो स्प्रिंग का जो वर्क डन है वो हो जाएगा हाफ के एक्स डैश स्क्वायर, एक का, दूसरे का कितना हाफ 2k इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस mg/y0, ये कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर मतलब 4x² हो जाएगा, और ये 2kx²/2 आ जाएगा। तो यहाँ से 6k² हो जाएगा, माइनस mg/y0 माइनस ये हो जाएगा 6kx²/2 मतलब 3kx² हो जाएगा, 3kx² हो जाएगा, है ना। ये इतना आ गया। अब मुझे कहीं ना कहीं पहले इस mg इसको लिख दो, तो ये 3x/2 था, 3x/2 लिख दिया, -3kx²/2।
कहीं ना कहीं मुझे mg वाला टर्म तो देखना पड़ेगा, mg को kx से रिलेट करना पड़ेगा। तो ऑल्सो जब वो रेस्ट में रहेगा तो नेट फोर्स 0, मतलब mg की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के एक्स डैश प्लस 2kx हो जाएगा। और x डैश कितना है, mg इक्वल्स टू ये भी 2kx, ये भी 2kx। तो mg को आप क्या लिख सकते हैं, 4kx लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 4kx। तो यहाँ से पुट कर दीजिए इसमें, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना दिखेगा आपको, माइनस mg को लिख देता हूँ मैं 4kx, और ये हो जाएगा 3x/2 माइनस 3x²/2, नहीं 3x² ही रहेगा, नहीं 3kx², 2 से 2 टाइम्स में जाएगा, कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 6 और ये माइनस 3 आ जाएगा, 3kx² आ जाएगा, 3kx² आ जाएगा। सही लिखा ना, देख लो एक बार। हाँ, अब अपने को क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, किसका, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन अपॉन ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। इसका मैग्नीट्यूड कितना, 3x²। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यही है ना, mg इंटू वाई नॉट। तो 3kx², mg की वैल्यू पुट कर दो 4kx, वाई नॉट की वैल्यू पुट कर दो 3x/2। तो kx² से kx² कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स में जाएगा, 1:2 हो जाएगा। इसका 1:2 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर। Sir, I wanted to take a screenshot. Can you show the full page? हाफ हाफ लेना, ठीक है। Yes, sir, done. Done, sir. Yes, sir, done. Done, sir. Done, sir. Yes, sir, done. और भी किसी का कोई डाउट है, एनी डाउट। Sir, can we proceed to exercise 4? एक्सरसाइज 4, बोलिए क्या एक्सरसाइज 4। Sir, question 12 and 17. क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 17। Yes, sir, that's it. और भी किसी का कोई है इसमें, कोई डाउट है किसी का, देख लो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। If a ball is suspended by a thread of length at a point O on an inclined wall as shown. As shown, the inclination of the wall with vertical is alpha. The thread is displaced to a small angle beta away from the vertical, and the ball is released. Find the period of oscillation of pendulum. Consider two cases. अब ये बताओ, ये ऐसा है, यहाँ पे ये सिंपल पेंडुलम है, ये वाला एंगल अल्फा है, और इसको यहाँ पे डिस्प्लेस किया और यहाँ से रिलीज किया। रिलीज किया मतलब ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन, ये इसका एक्सट्रीम होगा और ये इसका मेन पोजीशन, और ये एंगल बीटा दिया हुआ है। फर्स्ट केस 1 में बीटा जो है वो लेस देन अल्फा है, मतलब अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, अगर ये ग्रेटर है तो ये वाला जो आएगा ये कैसा आएगा, ये यहाँ पे है तो ये ऐसा है, तो ये यहाँ से आएगा और वापस यहीं से हो जाएगा। ऐसा ही होगा ना ऑसिलेशन यार, ये बीटा है, ये बीटा, अल्फा ग्रेटर है, अल्फा तो ग्रेटर, ये पूरा अल्फा है, अल्फा ग्रेटर है,
तो बीटा है ये इस साइड, मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन करेगा ना ये। तो कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा है तो टाइम पीरियड सीधा हो जाएगा ना 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये बात आई समझ में क्या? सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा? सेकंड में क्या बोला है, केस 2 अल्फा इज लेस देन बीटा, ऐसा अल्फा इज लेस देन बीटा। देखो अल्फा लेस देन बीटा है, ये यहाँ पे ऐसा है, ये बीटा है। अगर ये बीटा है, ये अल्फा है, बीटा ग्रेटर है। अगर ये नहीं वॉल नहीं होता तो ये वाला यहाँ पे आता ना, ये बीटा बन जाता। तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर, ऐसे ऐसे ये क्या करता, ऑसिलेट कर। ये बताइए समझ में, ऐसे ऐसे ये ऑसिलेट करता। बट यहाँ पे तो अभी ऑसिलेट नहीं कर पाएगा इस साइड। अभी क्या आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, फिर वापस ऐसा आ जाएगा। तो इस साइड तो इतना ही जाएगा क्योंकि इलास्टिक कोलिजन, इस साइड तो इतना ही जाएगा, वापस इतना ही आएगा। बट इस साइड फुल फुल ऑसिलेशन नहीं हो पाएगा इसका, इस साइड इसका फुल ऑसिलेशन नहीं हो पाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस साइड ये यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ आएगा। तो आप इतना टाइम फाइंड कर सकते हैं, आप इसका यहाँ से यहाँ तक का टाइम फाइंड कर सकते हैं, ये वाला टाइम। या आप ये टाइम फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में और आने में उसको कितना टाइम लगेगा। आप ये भी टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी टाइम फाइंड कर लीजिए। और ये वाला तो पता है, अगर मैं ये पूरा टाइम फाइंड कर लूँ, ये वाला टाइम, ये एंगल और ये टाइम अगर मैं फाइंड कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा। टोटल में से मैं उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, टोटल में से मैं क्या करूंगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और मुझे आंसर आ जाएगा। ये बता रही है समझ में? तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप वैसे भी। तो देखो जनरल इक्वेशन, अगर मैं एसएचएम का इक्वेशन दिखता है हॉरिजॉन्टल, मतलब स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रहा होता तो उसका इक्वेशन क्या बनता है, ए साइन ओमेगा टी बनता है, ए साइन ओमेगा टी। यहां से अगर रिलीज किया, कहां से, यहां से रिलीज किया है, तो जब एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज करता है +5 होता है। जब एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज करते हैं तो इस केस में बन जाता है ए साइन ओमेगा टी +5/2। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से जब रिलीज करते हैं तो ये ऐसा इक्वेशन करता है ओमेगा टी। अगर थीटा के टर्म्स में लिखना चाहे तो आप इसको थीटा इक्वल्स टू एंगुलर एसएचएम टी, जैसे यहाँ पे एंगुलर एसएचएम हो रहा है, थीटा नॉट कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। थीटा नॉट कॉस ओमेगा टी आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ लिख सकते। तो अब यहाँ से अगर ये ऐसा हो गया, थीटा नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, बीटा, यही एम्पलीट्यूड है, मीन पोजीशन ये एक्सट्रीम पोजीशन, थीटा बीटा हो जाएगी, बीटा कॉस ओमेगा टी, बीटा कॉस ओमेगा टी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइम फाइंड कर लेते, तो यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं आप। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे भी आप फाइंड कर सकते हैं कितनी होगी वेलोसिटी। तो जब देखो, जब ये बीटा जाएगा तो पहले आप क्या कर लो, इसकी वेलोसिटी आप फाइंड, इसकी वेलोसिटी आप फाइंड कर लीजिए। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इक्वल्स दिस, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जब ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताओ, एंगुलर की बात कर, कितना होगा यहाँ से यहाँ। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, ये थीटा कहाँ से मेजर किया जाता है, मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। ये बताइए समझ में क्या, कहाँ से मेजर करते हैं, तो मीन पोजीशन से मेजर करते हैं। तो मीन पोजीशन से अगर मेजर कर रहे हैं तो जब ये यहाँ से यहाँ पे आएगा तो कितना एंगल कवर कर रहा होगा। तो मीन पोजीशन ये है, ये वाला कितना एंगल है, अल्फा है। यहाँ से यहाँ आएगा, देखो इस साइड पॉजिटिव हो गया, इस साइड जब गया ये, तो ये पॉजिटिव ले रहे हो एंगल, तो जब इस साइड आओगे तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो यहाँ से यहाँ आएगा तो माइनस अल्फा एंगल कवर कर रहा है, कितना, माइनस अल्फा। तो ए बी कॉस ओमेगा टी, माइनस अल्फा लिख दो, इक्वल्स टू बीटा कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ से आपको माइनस अल्फा बाई बीटा इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी। तो ये आ जाएगा आपका कॉस, ये साइड आएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा, अल्फा बाई बीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/ओमेगा
cos इनवर्स बीटा टी अल्फा बाय बीटा, ओमेगा क्या हो जाएगा 2 पाई बाय टी। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा तो यही होगा ना यार, अंडर रूट जी बाय, ओमेगा इज अंडर रूट जी बाय एल, ऐसा भी लिख सकते हो, अंडर रूट जी बाय एल भी लिख सकते हो, ठीक है, अंडर रूट जी बाय एल भी लिख सकते हो, तो जी बाय एल ही लिख देता हूँ मैं इसको, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट एल बाई जी, और ये जगह कॉस इनवर्स अल्फा बाय बीटा। तो देखो कहाँ से कहाँ आया, जब ये यहाँ से यहाँ आया है तो इसका टाइम ये है, और इस टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ आएगा फिर वापस यहाँ से यहाँ जाएगा, तो उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड जो आ जाएगा, टाइम पीरियड इस केस में 2t हो जाएगा, तो आंसर आपका 2 अंडर रूट एल बाई जी, या कॉस इनवर्स माइनस है यार, ये माइनस है, कॉस इनवर्स माइनस अल्फा बाय बीटा। या तो आंसर ये लिख दो, या आपको ये लिखना पड़ेगा आंसर, या तो आप ये लिख दीजिए और इसी की जो वैल्यू होगी ये इसके इक्वल होगी 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी माइनस, ये ऐसा है एग्जैक्टली कैसा है, ये ऐसा लिख दो 2 अंडर रूट एल बाई जी, इस वाले पार्ट को आप लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स ए बाई, कॉस इनवर्स थीटा जो होता है वो होता है आपका पाई माइनस कॉस थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ऐसा हो जाएगा। तो ये आंसर ये हो जाए 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी माइनस 2 अंडर रूट एल बाई जी कॉस इनवर्स अल्फा बाई बीटा, ये आंसर ये। तो फर्स्ट केस तो बहुत ही सिंपल है ये वाला, सेकंड में क्या है कि ये यहाँ से यहाँ पे आना चाहिए, बट ये वॉल है तो यहाँ तक आएगा नहीं, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा फिर वापस जाएगा, तो आपको पहले यहाँ से यहाँ तक का टाइम फाइंड कर लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल टाइम आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक में यहाँ जब आएगा तो डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, और हमेशा डिस्प्लेसमेंट कहाँ से लेते हैं, मीन पोजीशन से लेते हैं, तो जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको पॉजिटिव आप ले रहे हो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए मैंने माइनस एल्फा लिया, क्या लिया माइनस एल्फा, यहाँ से सॉल्व करोगे ये आ जाएगा, तो टाइम पीरियड कितना होना चाहिए 2t, cos इनवर्स माइनस थीटा जो होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा होता है, तो पाई माइनस cos इनवर्स ये बाई भी लिख दिया, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नहीं क्वेश्चन नंबर 12 था ये, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका था 17, क्वेश्चन नंबर 17 वो भी देख लेते हैं। सेवनटीन क्या बोल रहा है, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम, एक रॉड है जिसका लेंथ एल मास एम हिंज्ड एट इट्स लोएस्ट point O and is directly connected to its highest point A by means of a spring constant K as shown in figure. Find the frequency of small oscillation. What is the condition for the system to perform a small oscillation? तो ये कुछ ऐसा है, ये फिक्स्ड है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं होगा ऐसा देने का, ये फिक्स्ड है, इसका कोई मतलब नहीं है कि स्ट्रेट लाइन होता तो भी चलता, ये ऐसा है, ये इस पॉइंट, इसका जो ये एंड है यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दिया, यहाँ पे क्या किया एक स्प्रिंग लगा दिया है, तो अभी ऐसा है थोड़ा सा आप क्या करोगे, इस साइड डिस्प्लेस करोगे तो इस साइड इसका जो है रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा होगा, वो उसको इस साइड लाएगा, तो ये ऐसा ऐसा ऑसिलेट करेगा, ऐसा ऐसा ऑसिलेट करेगा, इस एक्सिस के बोर्ड ऑसिलेट करेगा, वो इस एक्सिस के बोर्ड क्या करेगा वो ऑसिलेट करेगा, तो अपने पास दो मेथड है, या तो एनर्जी मेथड लगा दीजिए या रिस्टोरिंग टॉर्क वाला मेथड लगाएंगे आप, रिस्टोरिंग टॉर्क वाला मेथड लगा देंगे, या दूसरा एनर्जी मेथड भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख लो, मैं इसको क्या करता हूँ थीटा से डिस्प्लेस कर देता हूँ, थीटा से मैं क्या करता हूँ डिस्प्लेस कर देता हूँ, तो मैं ऐसा यहाँ से, थीटा इज वेरी स्मॉल ध्यान रख, तो ये वाला इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ जाएगा x, ये लेंथ l है, तो x को आप लिख सकते हैं l थीटा, x कितना आ जाएगा, ये l है ये थीटा, तो x इक्वल्स टू l थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस रॉड के अंदर अभी इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इस रॉड का कुछ ओमेगा होगा, जैसे आया तो कुछ ओमेगा तो होगा इसका, और इसके अंदर इस रॉड के अंदर भी एनर्जी स्टोर होगी और इसके अंदर भी एनर्जी स्टोर होगी, इसके अंदर भी एनर्जी स्टोर होगी, ये बात आ रही है समझ में।
तो अपने पास दो मेथड है, रिस्टोरिंग टॉर्क लगा दो या रिस्टोरिंग फोर्स लगा दीजिए, उससे आ जाएगा आपको। लेकिन मुझे कंडीशन फाइंड करना है, तो अगर मैं टॉर्क लगा दूंगा, टॉर्क से तो डायरेक्ट आंसर एक बार देख लेता, रिस्टोरिंग टॉर्क क्या आएगा। ये ऐसा है, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया था इसको यहाँ से, तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा के एक्स का फोर्स लगेगा, और ये ओमेगा से ऐसा रोटेट भी कर रहा होगा, है ना। ये ऐसा ओमेगा से जैसे डिस्प्लेस किया तो ऐसा ओमेगा। तो यहाँ पे अगर ओमेगा का मतलब यहाँ से अगर रिस्टोरिंग टॉर्क देखोगे तो ये हो जाएगा एल इंटू के एक्स, माइनस लगा दिया एल इंटू के एक्स। तो यहाँ से टॉर्क क्या होगा, आई एल्फा इक्वल्स टू माइनस के एल एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एल थीटा, एल थीटा। एल्फा कितना होगा, इसके वॉट रोटेट कर रहा है तो एम एल स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। एल्फा इक्वल्स टू माइनस के एल स्क्वायर थीटा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर जाएगा, एल्फा की वैल्यू हो जाएगी -3k/m इंटू थीटा, -3k/m इंटू थीटा। तो यही होगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 3k/m हो जाएगी, तो ओमेगा हो जाएगा √3k/m। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/ओमेगा, तो 2π√m/3k हो जाएगा, m/3k आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो जो टाइम पीरियड बोला है उसने, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बोला था ना, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बोला है। तो फ्रीक्वेंसी तो आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 1/2π√3k/m, ऐसा हो जाएगा। बट उसने कुछ कंडीशन बोला है, मतलब कहीं ना कुछ तो आएगा, देख लेते हैं आगे क्या आएगा, है ना। अगर स्मॉल ऑसिलेशन हो रहा होगा, स्मॉल ऑसिलेशन, तो ये तो आना चाहिए, स्मॉल ऑसिलेशन हो रहा है तो ये तो आना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि इसमें उसने कुछ बोला है कि कुछ कंडीशन आना चाहिए, तो कंडीशन कैसे आएगा। नहीं नहीं रुको रुको, कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है, एक मिनट, क्योंकि यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा होगा ना mg का यार, एक मिनट रुको, वो क्यों मिस कर गया मैं। यहाँ पे mg भी लग रहा होगा ना यार, एक तो फोर्स के एक्स लग ही रहा होगा, यहाँ पे तो mg भी होगा ना, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो mg तो आएगा अभी। ये थीटा है, ये वाला डिस्टेंस l/2 है, वो भी आएगा, नहीं तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा फिर। ये आ जाएगा l/2 है, थीटा है, तो ये वाली वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, इसको आप x, हाँ वही वैल्यू चाहिए टॉर्क के लिए, ये वाली वैल्यू। आप इसको आप कुछ मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए, इसको x डैश मान लेते हैं अपन। x डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x डैश इक्वल्स टू l/2 इंटू थीटा हो जाएगा। इसके बाद टॉर्क, तो देखो इसका जो टॉर्क आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा, इसका टॉर्क जो आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा ये, इसका टॉर्क रिस्टोरिंग होगा, क्योंकि आपने इसको डिस्प्लेस किया इस साइड, तो टॉर्क इसका रिस्टोरिंग होगा, तो हो जाएगा के एल इंटू के एक्स, ये वाला डिस्टेंस एल ही रहेगा, इसका कितना आ जाएगा यार, माइनस हो जाएगा l/2, नहीं l/2 नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रिस्टोरिंग टॉर्क जो आएगा माइनस एल इंटू के एक्स, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स डैश इंटू एम जी, एक्स डैश इंटू एम जी, ये आएगा। आई थिंक ये आंसर भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो टॉर्क मैंने, ये तो मैं टॉर्क भूल ही गया था, एल के, ये की वैल्यू हो जाएगी एल थीटा, एक्स की वैल्यू है l/2 थीटा इंटू एम जी, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ml²/3, आई अल्फा लिख दो डायरेक्ट, तो यहाँ से कितना आ रहा है, -kl² माइनस mg/2 इंटू थीटा, तो ये आई जो हो जाएगा वो ml²/3 है यार, अल्फा इक्वल्स टू -kl² माइनस mgl/2 इंटू थीटा, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/ml², ये एल ही है ना, mgl, हाँ ठीक है, ml² इंटू kl² माइनस mgl/2 इंटू थीटा। यहाँ से पहले एक बार अल्फा की वैल्यू लिख देता हूँ मैं, अल्फा कितना आ रहा है -3/ml² इंटू kl² माइनस mgl/2 इंटू थीटा, ये आ गया। तो अल्फा कितना आ गया आपका, माइनस एल कॉमन ले लो, l² कॉमन ले लो यार, कैंसल आउट हो जाएगा, 3/m आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे l डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12, तो यही हो जाएगा क्या, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी √3/m इंटू के माइनस mg/12, mg/12, है ना, ये आ जाएगा ओमेगा, ये आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या होता है 2πf, तो √3/m इंटू के माइनस mg/12, तो देखो एक बार चेक करो यही आंसर है क्या,
क्योंकि पहले वाला तो रॉन्ग हो गया, तो मुझे लगा, मैंने mg को कंसिडर ही नहीं किया, इसीलिए वो आंसर नहीं है। ये देख लो, पहला फ्रीक्वेंसी ये आएगा। अब यहाँ पे SHM होने के लिए क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव होने के लिए ये वाला टर्म पॉजिटिव होएगा, फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव होगी नहीं, तो फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होने के लिए ये वाला टर्म पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, k-3g/12 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, mg ना, mg/12, तो mg/12 इज ग्रेटर देन 0, तो k इज ग्रेटर देन mg/12, k इज ग्रेटर देन mg/, तो ये कंडीशन हो गया एक तरह का, ये एक कंडीशन बन गया, और फ्रीक्वेंसी इसकी हो गई, फ्रीक्वेंसी इसकी ये। क्लियर है? मैंने mg का कंसीडर नहीं किया था, इसलिए वो आंसर आ गया, क्योंकि mg का भी टॉर्क लगेगा, mg का टॉर्क 0 तो नहीं है, mg का भी टॉर्क आएगा। और भी कोई डाउट है? Sir, in exercise 5. आप इसको एनर्जी मेथड से भी कर सकते हैं सॉल्व। एक्सरसाइज 5 में क्या है बोलो? Sir, question 12 and question 24th. क्वेश्चन 12 एंड क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 12 क्या दिया हुआ? यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L and mass m is pivoted at the center. Its two ends are attached to the two spring of equal spring constant K. The spring fixed to rigid supports as shown in figure, and the force is free to oscillate in the horizontal plane. The rod is rigidly pushed through a small angle theta in one direction and released. ये ऐसा है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ये एक रॉड है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अब इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो ये ऐसा बन जाएगा, ये इस साइड आएगा तो ये इस साइड आएगा, रॉड ऐसा था, ऐसा डिस्प्लेस किया। थीटा, थीटा इज वेरी स्मॉल, ये l/2 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l/2 थीटा हो जाएगी। ये भी x है, ये थीटा है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l/2 थीटा। ये l/2 है, ये भी l/2 है, थीटा स्मॉल है थीटा, तो एप्लीक होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे आपने उसको उस साइड मतलब क्या किया, एक्सटेंशन इसमें भी आया, एक्सटेंशन इसमें भी आया, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, कितने का, kx। इस पे फोर्स जो लग रहा होगा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, कितने का, kx। इस पॉइंट के अबाउट इसका क्या आ जाएगा, ये भी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, कि एंटी क्लॉकवाइज ये भी रोटेट करा रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, तो दोनों रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके अबाउट जो है टॉर्क क्या आ रहा है, रिस्टोरिंग टॉर्क। इसको देखो, इसको कैसे रोटेट कराया, ये ऐसा था, इसको रोटेट कराया क्लॉकवाइज, तो टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसका टॉर्क फाइंड करो, ये आर है, ये एफ है, आर को थोड़ा शिफ्ट कर दो, आर क्रॉस एफ, एंटी क्लॉकवाइज, आर को थोड़ा शिफ्ट कर दीजिए, आर क्रॉस एफ, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके अबाउट आपको क्या आएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क आ जाएगा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना आ रहा है, माइनस लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा l/2 इंटू के एक्स, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो l/2 इंटू के एक्स, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो ये कितना जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा के एल एक्स। टॉर्क क्या होगा, आई एल्फा इक्वल्स टू माइनस के एल एक्स, की वैल्यू क्या है, l/2 इंटू थीटा। आई कितना होगा, सेंटर ऑफ मास के वो रोटेट कर रहा है, तो ml²/12 इंटू अल्फा इक्वल्स टू के l²/2 इंटू थीटा। सेंटर ऑफ मास ये ना वो l² से l² जाएगा, 2 से 6 टाइम्स में जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, -6k/m इंटू थीटा। यही आपका ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी √6k/m। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2πf इक्वल्स टू √6k/m, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी 1/2π √6k/m, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या बोल रहा है, two particles are executing simple harmonic motion of the same amplitude A। ये तो तुम लोग के लेक्चर में सॉल्व कर, ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा अलोंग द एक्स एक्सिस, ऐसा है। Their mean position is separated by distance x0, or x0 is greater than a. If the maximum separation between them is x0 plus a, then phase difference between their motion is, phase difference क्या होगा,
तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक कम इन पोजीशन है, एक कम इन पोजीशन यहाँ पे, एक कम इन पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे है, और एक कम इन पोजीशन जो है ये यहाँ पे। तो दो मीन पोजीशन है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ वो सेपरेशन एक्स नॉट। इसका एम्पलीट्यूड भी ए है और इसका एम्पलीट्यूड भी क्या है, ए। दोनों का एम्पलीट्यूड क्या दिया हुआ है, सेम। तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम गिवन है ना, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम गिवन है। तो देख लेते हैं अपन क्या आएगा। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, अच्छा मैक्सिमम सेपरेशन बोल रहे हैं ना वो, क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, मैक्सिमम सेपरेशन, मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम एक्स नॉट प्लस ए सेपरेशन। तो मान लेते हैं कि ये पार्टिकल जब इस साइड आया है और ये पार्टिकल जब इस साइड आया होगा तभी मैक्सिमम सेपरेशन रहा होगा। तो इसके डिस्टेंस को आप x1 बोल दीजिए और इसके डिस्टेंस को आप x2 बोल दीजिए। तो अभी सेपरेशन क्या दिखेगा, सेपरेशन कितना दिखेगा इसके बीच का, सेपरेशन दिखेगा x1 प्लस एक्स नॉट प्लस x2, ऐसा सेपरेशन दिखेगा। तो सेपरेशन जो दिखेगा इसको मैं कुछ मान लीजिए l, तो एक्स नॉट क्या लिखोगे आप, a sin ओमेगा t लिख देता हूं मैं, इसका कुछ फेज लिख देंगे, ये हो जाएगा एक्स नॉट, और ये कितना सेपरेशन, मैक्सिमम सेपरेशन कितना, एक्स नॉट प्लस ये। अच्छा ये बताओ, सेपरेशन पहले मैक्सिमम है मतलब वेलोसिटी इसकी क्या होगी, अगर सेपरेशन इसका मैक्सिमम है, सेपरेशन मैक्सिमम है इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। अरे होगी या नहीं, इसकी जितनी वेलोसिटी होगी इतनी इसकी वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम सेपरेशन पे है। मतलब अगर इसकी कोई रिलेटिव वेलोसिटी होगी ना, तो अभी उस इंस्टेंट पे अगर कोई रिलेटिव वेलोसिटी होगी ना, तो अभी वो तो या तो मैक्सिमम सेपरेशन पे नहीं होगा या तो उससे कम पे होगा, मैक्सिमम पे तो होगा ही नहीं। मैक्सिमम पे होने का मतलब है अब उसके बीच मैक्सिमम नहीं हो सकता, उसके बीच अब सेपरेशन जो है उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। मतलब उस इंस्टेंट पे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, दोनों की वेलोसिटी सेम होने का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये बताइए समझ में। तो यहाँ से आप देख लीजिए एक्स नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी एक्स नॉट, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, उसको मैं यूज करूंगा रिलेटिव वेलोसिटी को जीरो। एक्स नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ए को भी को ऐसे रखिए या कैंसिल कर सकते हैं आप, ये आ जाएगा ए इंटू साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 5, साइन ओमेगा टी प्लस, ठीक है। आप इसको ऐसे कर दीजिए। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ए हो जाएगा, ए कैंसिल ही कर दो वन, ये क्या जाएगा साइन सी प्लस साइन डी, या इसी को साइन सी प्लस साइन डी कर दो, कितना आएगा साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू होगा। सी माइनस डी बाई टू, तो यहाँ से कितना टू होता है, टू सी, तो ये हो जाएगा वन बाई टू इंटू साइन टू ओमेगा टी प्लस 5/2 इंटू कॉस कॉस 5/2। अब ये बताओ अगर ये यही है ना इसका, इसी को मैक्सिमाइज करना था ना, उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए क्या होना चाहिए, ये तो वन हो जाएगा, इसको मैक्सिमाइज करने ओमेगा टी वाला फंक्शन है तो वन हो जाएगा, यही 5 से वारी करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 1/2 हो जानी चाहिए, इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 1/2, cos फाइव की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, cos फाइव कितना आ गया 1/2 आ गया, तो फाइव कितना आएगा 5/3 आएगा, फाइव कितना आएगा 5/2 सॉरी 5/2 कितना आएगा 5/3 आएगा, तो फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2π/3। तो देखो इसके बीच या तो फेज डिफरेंस कितना होगा, या तो 2π/3 होगा या पाई माइनस 2π/3 होगा, तो π/3, या तो ये रहा होगा या ये रहा होगा। ऑप्शन में देख लीजिए क्या है, ऑप्शन में π/3 है तो आंसर π/3 हो जाएगा। यही बात समझ में, तो आंसर उसका π/3 हो जाएगा। वेलोसिटी से भी आप रिलेट, वेलोसिटी आया नहीं यहाँ पे, आप वेलोसिटी से भी रिलेट कर सकते थे, वेलोसिटी सेम हो जाता वहां पे, वहां से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल, फाइंड कर सकते थे वहां से, ठीक है। ये है, तो ये था आपका एक्सरसाइज 5 डन।
चलिए, हो गया आपके डाउट्स? बाय, ठीक है। उस टाइम से क्या बोल रहा हूँ? उस टाइम से मैं बोल क्या रहा हूँ, ये बताओ पहले। बोलो क्या डाउट्स? क्या डाउट्स है सीवी का, ये तो बताओ यार। क्वेश्चन नंबर 19, 27, 19, 27। एक एक मिनट बस पीडीएफ देखने दो मुझे। 19 and 27 में पेज नंबर 19 तो आ जाना चाहिए। 90 तो तुम्हारे वो जो भी एक कॉम्प्रिहेंशन है उससे आ जाएगा। 19 में क्या रहेगा? पार्टिकल ऑफ मास है is attached to the three spring A and B and A, B and C of equal force constant K as shown in figure. If the particle is pushed slightly against the spring C के towards push किया, then find the time period of oscillation. ये ऐसा स्प्रिंग है, ये ऐसा है, और ये वाली स्प्रिंग ऐसी, ये सी है, यहाँ पे मास है, ये ए है और ये बी है। अब ये बताओ, अगर इसको इस साइड स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो इसका ऑसिलेशन कैसा होगा? इस साइड डिस्प्लेस करेंगे तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा ना। तो मैं मान लेता हूँ ये ऐसा था पहले, मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ, ये ऐसा पहले ऐसा था, अभी स्लाइटली डिस्प्लेस किया, ये वेरी स्मॉल है, ये वाला जो डिस्टेंस ये वेरी स्मॉल है, तो इसको मैं y मान लेता हूँ। तो इसका डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में होगा, तो मेरा जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा वो y का ही फंक्शन आएगा, इसको मैं y मान लेता हूँ। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला x हो जाएगा, x मतलब इसमें एक्सटेंशन है, और यहाँ से परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ ये x हो जाएगा। देखो ये एंगल कितना है 45, ये एंगल भी कितना है 45, तो ये चेंज होगा नहीं, ये एंगल 45 ही रहेगा, ये चेंज होने वाला है, ये 45। तो इन दोनों में एक रिलेशन फाइंड कर लो, ये ऐसा है, ये 45 है, ये y है, ये x है, तो cos 45 कितना आ जाएगा? x by y हो जाएगा, तो 1/√2 इक्वल्स टू x by y, देयरफॉर y इक्वल्स टू y by √2 इक्वल्स टू x की वैल्यू हो गई y/√2। अब देखो इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स तो स्प्रिंग फोर्स ही होगा, रिस्टोरिंग फोर्स तो स्प्रिंग फोर्स ही होगा, तो यहाँ पे एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसा फोर्स है, तो इस डायरेक्शन में लगेगा kx, इस डायरेक्शन में लगेगा kx, ये 45 डिग्री है, और इसको कंप्रेस किया है तो इस पे x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा ky, ये इसकी वजह से कंप्रेस किया इस साइड तो ये ऊपर फोर्स लगेगा, इस ये एक्सटेंशन होगा तो स्प्रिंग के टुवर्ड्स फोर्स लग रहा होगा, तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड kx cos 45, इसका भी एक कंपोनेंट इस साइड kx cos 45, ये भी 45, एक कंपोनेंट इस साइड kx sin 45, एक कंपोनेंट इस साइड kx sin 45, तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, कितना आएगा? तो रिस्टोरिंग फोर्स जो आ रहा है आपका माइनस, सब सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर 2kx cos 45, तो एफ आर की वैल्यू हो जाएगी एम ए, ये हो जाएगा माइनस के वाई के टर्म्स में चाहिए मुझे 2k, क्यों वाई के टर्म्स में चाहिए? क्योंकि ये
इसको मैं मान रहा हूँ y डायरेक्शन, इसी में ऑसिलेट करेगा वो। cos 45 इज 1/√2। तो यहाँ से ma की वैल्यू कितनी आ जाएगी -ky, और ये 2 से 2 तो चला जाएगा, ये भी आ जाएगा ky। तो ये हो गया a की वैल्यू हो जाएगी -2k/m × y। तो ये वाला जो है ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2k/m। तो टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी बोला था उसने, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इज 2π/ओमेगा, 2π√m/2k, m/2k, ये आ जाएगा। टाइम पीरियड कितना होगा 2π√m/2k आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट kg block is executing (27 में है a 1 kg block is executing simple harmonic motion of amplitude 0.1 meter on a smooth horizontal surface under the restoring force of spring constant इतना। स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ 100 न्यूटन पर मीटर, इसका एम्पलीट्यूड गिवन है 0.1 मीटर, और मास भी गिवन है 1 kg। ये ऐसा ब्लॉक है 1 kg का ये। A block of mass 3 kg is generally placed on it at the instant it passes through mean position। जब ये मीन पोजीशन से जा रहा होगा तभी एक 3 kg का ब्लॉक यहाँ पे रख दिया। तो जब ये मीन पोजीशन पे होगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, v max होगी, कितनी होगी ओमेगा इनटू ए। ओमेगा कितना होगा √k/m × a, इतनी वेलोसिटी होगी इसकी। Assuming the two blocks move together, find the frequency and amplitude of motion। तो अब ये बताओ, जब ये यहाँ पे आया स्टिक कर गया ना, अभी ये 4 kg एक साथ जा रहा है, तो जब ये मीन पोजीशन पे होगा तो इसकी वेलोसिटी को v मान लेते हैं। ये भी इसका v max होगा, v dash max होगा। ये भी कितना होगा ओमेगा डैश इंटू ए डैश, ये क्योंकि ये मीन पोजीशन पे अभी भी होगा, ये मीन पोजीशन पे है तो ये भी मीन पोजीशन पे होगा ना दोनों, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना यार, तो ये भी मीन पोजीशन पे होगा। तो ये ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी k/4, k/4, और ये कितना जाता है k/1 इंटू ए, तो ये ka, ये √k इंटू ए, ठीक है, और ये k/4 इंटू ए डैश। अब देखो कोई मोमेंट कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल। तो p इनिशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 इंटू वी मैक्स, और ये हो जाएगा 4 इंटू वी मैक्स डैश, इतना आ जाएगा। तो वी मैक्स कितना है √k इंटू ए, और ये कितना है 4 इंटू √k/4 इंटू ए डैश। तो रूट के कैंसिल कर दो, ये ए आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2 ए डैश, ये तो 2 बन जाएगा, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 हो गया। ए डैश की वैल्यू कितनी हो गई a/2, हाफ हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा, 0.1/2, तो 0.05 मीटर आ जाएगा एम्पलीट्यूड 0.05 मीटर। और टाइम पीरियड तो आ ही जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2π√m की जगह पे 4 आ जाएगा, 4/k आ जाएगा। तो 2π/4/k की वैल्यू कितनी है 100, तो 2π ये 25 मतलब 5, इतना सेकंड आ जाएगा, यही हो गया आंसर। फ्रीक्वेंसी फाइंड करना था तो 1 हो जाए, फ्रीक्वेंसी है तो 1/, कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी है तो 1/, कर दीजिए, यही हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 डन। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो आप एफ को लिख दीजिए 1/t, तो 5π/2π हो जाएगा, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी, न्यू फ्रीक्वेंसी इतनी हो जाएगी, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।
और भी किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो बंद कर देते हैं, ठीक है।